बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला जो लेक्चर था वो पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स पे था। उसमें हमने दो टेक्निक्स को स्टडी किया, एक बल्क थी, दूसरी सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन थी। इन दोनों टेक्निक्स में जो हमारा मोनोमर था वो वाटर सॉल्युबल था, लेकिन आज जो दो टेक्निक्स को हम स्टडी करेंगे जिसमें इमल्शन है और सस्पेंशन, इन दोनों टेक्निक्स में जो हमारा मोनोमर होगा वो वाटर इनसॉल्युबल होगा, वो वाटर में हल नहीं होता होगा। पहली दो टेक्निक्स में बल्क में और सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन में हमने मोनोमर को डायरेक्ट ही वाटर के अंदर हल किया या किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर हमने हल किया, यानी हमारा जो मोनोमर था वो सॉल्युबल था उस लिक्विड के अंदर जो भी हम इस्तेमाल करते थे, वेदर इट वाज एक्वस और नॉन एक्वस। लेकिन इन दोनों टेक्निक्स में एक बात जो कदर मुश्तरक है वो ये है कि जो हम मोनोमर चूज़ करेंगे वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। इन दोनों में हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, एक बल्क को बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम सस्पेंशन को स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन टेक्निक में हमारा जो मोनोमर है आप इसको वाटर में ऐड करते हो और ये छोटे छोटे ग्रैनुल्स यानी प्रिल्स की शक्ल में आप ऐड करते हो। छोटे छोटे दाने होते हैं मोनोमर के। क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए वाटर के अंदर आप स्टेबलाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हो। स्टेबलाइजिंग एजेंट का सिर्फ ये काम है कि वाटर में मौजूद उन प्रिल्स को, जो मोनोमर की प्रिल्स हैं, उनको स्टेबलाइज कर दे, इन दोनों को एक दूसरे के लिए थोड़ा सा ससेप्टेबल बना दे। तो जो हमारे स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं दर हकीकत वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, प्रोटेक्टिव क्लॉइड्स, और ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट्स दो डिफरेंट चीज़ों को जो एक दूसरे के लिए ससेप्टेबल नहीं होती, ये अपनी मौजूदगी में वो इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के लिए इतना ससेप्टेबल बना देते हैं कि एक रिएक्शन जो है वो मुमकिन हो पाए, या थोड़ी सी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है विद इन टू फेजेस वो मुमकिन हो पाए। हमारा जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है वो दर हकीकत मोनोमर और वाटर, जो कि एक दूसरे के हिसाब से ससेप्टेबल नहीं हैं, उनको एक बल्क के अंदर मेंटेन रखता है। अब स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करने के बाद हम मज़ीद क्या करते हैं, इसको स्टिरिंग, मतलब इसमें स्टिरिंग प्रोसेस किया जाता है, एजिटेट किया जाता है। इसको एजिटेट करते चले जाएंगे तो स्टेबलाइजेशन में फर्दर हम इजाफा कर सकते हैं। जो आप मोनोमर चूज़ कर रहे हैं, जो भी मोनोमर के ड्रॉपलेट्स अब बन चुके होंगे लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर, हम उस ड्रॉपलेट के साइज़ को कितना रखेंगे, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। ड्रॉपलेट के साइज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें दो तीन फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। नंबर वन उन फैक्टर्स में से है मोनोमर टू वाटर रेशियो। आपने मोनोमर कितनी अमाउंट में डाला और कितनी अमाउंट वाटर की थी जिसमें आपने इसको ऐड किया, यानी मोनोमर टू वाटर रेशियो चेक करना होगी इस मोनोमर के ड्रॉपलेट के साइज़ को कंट्रोल करने के लिए। फिर स्पीड ऑफ एजिटेशन, स्पीड ऑफ एजिटेशन उनके साइज़ को डिसाइड करेगी, यानी स्लो एजिटेट कर रहे हैं या फास्ट, बल्कि टेक्निक ऑफ एजिटेशन भी इसमें मैटर करती है। और तीसरी चीज़ जो है वो है जो आप स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड कर रहे हो, नंबर वन उसकी टाइप कौन सी है और नंबर टू उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो इसका मतलब वाटर टू मोनोमर रेशियो, स्पीड ऑफ एजिटेशन एंड टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट, ये तीन चीज़ें हैं जो कंट्रोल करती हैं उस ड्रॉपलेट के साइज़ को जो आपने मोनोमर के लिए चूज़ किया। अब रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए आपको इनिशिएटर ऐड करना है।
यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस ये है कि आपका मोनोमर इस टेक्निक में अगरचे के वाटर सॉल्युबल नहीं, बट जो आप मोनोमर ऐड करने जाएंगे वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा तो तब तक इस रिएक्शन को कैरी ऑन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सो अल्टीमेटली अब जो एक्वस फेज बना जिसमें ये मोनोमर मौजूद है, इनिशिएटर मौजूद है और हमारा स्टेबलाइजिंग एजेंट मौजूद है, ये जो पूरा सिनेरियो है, अब उसमें वाटर क्या रोल प्ले करता है? वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन होल सिनेरियो। सबसे पहले एक तो होमोजेनिटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मतलब ये जो छोटी छोटी प्रिल्स हैं अब मोनोमर की या ड्रॉपलेट्स हैं, इंटरेस्टिंगली ये जो तमाम ड्रॉपलेट्स हैं वो एक अलग से एक छोटा बल्क होता है। बल्क पॉलीमराइजेशन में तो हम पूरे सॉल्यूशन को एक बल्क के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, पूरे जो हमारे पास इन तमाम चीज़ों का मिक्सचर है वो बल्क है, लेकिन यहाँ पे हर मोनोमर का ड्रॉपलेट एक अलग बल्क बॉडी है। तो इन डिफरेंट बल्क बॉडीज़ के दरमियान जो मौजूद वाटर है वो इन तमाम छोटी छोटी बल्क बॉडीज़ तक एक जैसी हीट को लेके जाते हैं। एक तो हीट की ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी होती है और दूसरा होमोजेनिटी, तीसरी एजिटेशन आसान हो जाती है वाटर की मौजूदगी से। हम इससे सेपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और हीट को। सेपरेशन का मतलब है ये जो तमाम छोटे मोनोमर के जो पार्ट्स हैं या पीसेस हैं या ड्रॉपलेट्स हैं, इनकी सेपरेशन को, मतलब इनकी कनेक्टिविटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है आसानी के साथ। और इसीलिए जो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन है ये सबसे बेहतर इसलिए कंसिडर की जाती है जब हम एक ऐसा पॉलीमर हासिल करने जाएं जिसकी मैस हम इतनी एवरेज आउट करें कि ना कम हो ना ज़्यादा हो। यानी जिस वक्त आप एक फ़िक्स्ड मैस का पॉलीमर बनाना चाहते हैं, मोलेकुलर वेट, फिक्स्ड मोलेकुलर वेट पॉलीमर बनाना चाहते हैं, तो आप सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि इससे आप उसकी मैस को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। तो काइनेटिक चेन लेंथ कंट्रोल होती है, जो भी मैंने आपको बताया, इससे काइनेटिक चेन लेंथ को कंट्रोल करना आसान है। चेन लेंथ जो है उसकी कनेक्टिविटी के लिए जो काइनेटिक्स रिक्वायर्ड होती हैं वो हमारे अपने कंट्रोल में है, हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। 100% कन्वर्जन है इसके अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया। सारा का सारा जो मोनोमर है वो पॉलीमराइज होता है, प्रोडक्ट देता है। कन्वर्जन 100% है। अल्टीमेटली जब रिएक्शन ख़त्म होता है तो आपका जो पॉलीमर है वो पर्ल्स की शक्ल में, यानी छोटे छोटे मोतियों की शक्ल में, बीड्स की शक्ल में उसी सॉल्यूशन के अंदर पड़ा होता है। सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन इसलिए भी एक अच्छी टेक्निक है क्योंकि यहाँ पे अब पॉलीमर बनने के बाद इसकी सेपरेशन का मामला होता है, तो बहुत आसान सेपरेशन है। इफ़ आवर पॉलीमर इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ बीड्स और पर्ल्स, देन वी कैन ईजीली सेपरेट आउट फ्रॉम इट्स our polymer from aqueous solution by process of filtration। आपको फ़िल्टर करना पड़ता है, आप सारे के सारे पॉलीमर को आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हो। सो इसमें जो पॉलीमर्स हम इस टेक्निक से बनाते हैं उनमें पॉली स्टायरीन बीड्स हैं और एक को पॉलीमर है स्टायरीन डाइविनाइल बीड्स एंड पॉलीविनाइल एसीटेट बीड्स। ये जो पॉलीस्टायरीन बीड्स हैं इनको फिर पिघला के आप डिस्पोजेबल कप्स वगैरह बनाते हैं, और ये जो स्टायरीन डाइविनाइल बीड्स हैं इनको एडहेसिव्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, या इनको एक और जगह पे सरफेस एक्टिव रोल प्ले करते हैं, ये जो पॉलीमर है ये वाला। और पॉलीविनाइल एसीटेट ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट PVA। तो ये था सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। अब हम बात करेंगे इमल्शन। यहाँ पे एक बात काबिल गौर ये है, जो सस्पेंशन और इमल्शन पॉलीमराइजेशन है बेसिक टेक्निक इनमें सेम है। मोनोमर जो इस्तेमाल करेंगे वो वाटर इनसॉल्युबल होगा। यहाँ पे आप मोनोमर को एक प्रिल्स की शक्ल में ऐड करते थे, यहाँ आप ड्रॉपलेट्स की बजाय आप इमल्शन यूज़ करेंगे, फाइनली डिवाइडेड इमल्शन, यानी यहाँ पे आप इसको अमल्सीफाई करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे। सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर
इमल्शन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर को सस्पेंड नहीं किया जाता बल्कि एमल्सिफाई किया जाता है। पहले की तरह एक्वस फेज़ के अंदर आप इसको डिस्पर्स करेंगे इन ड्रॉपलेट्स को नहीं बल्कि इमल्शन को। इसमें भी स्टेबलाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेबलाइजिंग एजेंट यहाँ पे 3 किस्म का हो सकता है, इनोइनिक हो सकता है, कीटोइनिक हो सकता है, ये आयोनिक फॉर्म में है, और नॉन आयोनिक स्टेबलाइजिंग एजेंट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आयोनिक में, इनोइनिक में अल्काइल साल्ट्स होते हैं फैटी एसिड्स के, या अल्काइल सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि केटोइनिक में अल्काइल अमोनियम हेलाइड्स और नॉन आयोनिक स्टेबलाइजिंग एजेंट्स जो हैं उनमें अल्काइल ग्लाइकोसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मतलब 3 किस्म के स्टेबलाइजिंग एजेंट कीटोइनिक, एनोइनिक एंड नॉन आयोनिक आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करता है? जिस वक्त आप एमल्सिफिकेशन करते हो, 2 डिफरेंट फेजेस हैं आपके पास। हाई सरफेस टेंशन होगी, और जब तक आप सरफेस टेंशन को लो नहीं करेंगे तो इनकी एमल्सिफिकेशन मुश्किल हो जाएगी। एमल्सिफिकेशन की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए या बेटर एमल्सिफिकेशन के लिए यू विल हैव टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन बिटवीन 2 डिफरेंट फेजेस, दैट इज़ द फेज ऑफ मोनोमर एंड एक्वस फेज। अल्टीमेटली स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा, वो जैसे ही एंट्री होगी उसकी इस पूरे फेज़ के 2 फेजेस में, इंटरफेस पे जाके ये सरफेस टेंशन को लोअर डाउन करता है। जैसे ही सरफेस टेंशन लो होगी, इमल्सिफिकेशन अच्छे रिजल्ट्स में आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात बताता है, चलो जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है वो कितनी अमाउंट में डालना है। असल जो सस्पेंशन और इमल्सिफिकेशन है इसमें एक बड़ा डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट। अगर स्टेबलाइजिंग एजेंट एक ख़ास मकदार तक डाला जाए तो वो सस्पेंशन ही होगा, इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा अगर आप स्टेबलाइजिंग एजेंट डालेंगे तो वो सस्पेंशन की बजाय इमल्शन पॉलीमराइजेशन होगी। अब वो कौन सी हद है, इस हद को आप CMC कहते हो, जिसको कहते हैं क्रिटिकल मिसेली कंसंट्रेशन। तो एक ख़ास कंसंट्रेशन जब स्टेबलाइजिंग एजेंट की इंक्रीज़ होती है तो ये एग्रीगेट होना शुरू हो जाता है सरफेस के ऊपर, एग्रीगेशंस आना शुरू हो जाती हैं। स्टेबलाइजिंग एजेंट की इस तरह की एग्रीगेशंस को हम मिसेलीज कहते हैं, और एक ख़ास अमाउंट तक जो मिसेलीज हैं वो बनना ये ठीक होता है, लेकिन एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा हम उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसको आप क्रिटिकल मिसेलीज कंसंट्रेशन कहते हो। इससे लो स्टेबलाइजिंग एजेंट है तो वो सस्पेंशन है, इससे थोड़ा इस अमाउंट पे जाके वो इमल्शन बन जाता है, इमल्शन पॉलीमराइजेशन के ज़ुमरे में आएगा। अब वाटर सॉल्युबल इनिशिएटर पहले की तरह इस्तेमाल करेंगे, जैसे इसमें हम मोनोमर को वाटर इनसॉल्युबल रखते थे, इनिशिएटर को वाटर सॉल्युबल रखते थे। यहाँ पे भी वही काम होगा, मोनोमर वाटर इनसॉल्युबल है और इनिशिएटर वाटर सॉल्युबल होंगे, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या पर सल्फेट्स, इनको आप एज इनिशिएटर इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे ही आप ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर चुके होंगे, स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल दिया, मोनोमर्स को डाल दिया और आपने इनिशिएटर्स को ऐड कर दिया, एक ख़ास प्रोसेस के बाद हमें एंड प्रोडक्ट जो पॉलीमर का मिलेगा वो मिल्की डिस्पर्शन होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में पॉलीमर होगा, मिल्की सी डिस्पर्शन होगी, इसको आप लेटेक्स कहते हो। हमारा पॉलीमर लेटेक्स की फॉर्म में हमें हासिल हुआ। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो इस लेटेक्स को आप डायरेक्टली यूज़ कर लें, और इस लेटेक्स को आप अक्सर डायरेक्टली यूज़ करते हो पेंट्स के तौर पे, एडहेसिव्स के तौर पे। पेंट अक्सर लेटेक्स ही होते हैं और इसी इमल्शन पॉलीमराइजेशन की टेक्निक से ही बनते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको लेटेक्स नहीं चाहिए, आपको आपका एग्जैक्ट पॉलीमर चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ टेक्निक्स हैं, स्प्रे ड्राइंग टेक्निक होती है, फ्रीजिंग टेक्निक होती है, उससे आप इसको डिस्टेबलाइज करते हो इमल्शन को। लेटेक्स बनाने के लिए इमल्शन को स्टेबलाइज किया जाता है
पॉलीमर हासिल करने के लिए इसी एंड लेटेक्स पॉलीमर को आप डीस्टेबलाइज करते हो इस एमल्शन को, उससे आपको आपका पॉलीमर मिल जाता है। सो ये वाइडली यूज्ड इंडस्ट्रियल टेक्निक है, बहुत सारे पॉलीमर इसी टेक्निक से बनाए जाते हैं। ये जिसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया जाता है, पॉलीब्यूटाडाइईन है, नियोप्रीन है, पीवीए पॉलीविनाइल एक्राइलोनाइट्राइल, पीएमए पॉलीमेथ एक्राइलेट्स और पॉली एक्राइलेट्स। और एंड पे अगर सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन का एडवांटेज हमें जानना हो तो वो ये है, हम अपनी मर्ज़ी की मोलेकुलर वेट पॉलीमर हासिल करते हैं। और अगर इसके एडवांटेज को देखें तो हाई मोलेकुलर वेट पॉलीमराइजेशन जो है इससे हासिल होती है। और ये लेटेक्स की फॉर्म में भी काबिल इस्तेमाल है, ये पॉलीमर की शक्ल में भी काबिल इस्तेमाल है। तो आज हमने दो टेक्निक स्टडी की हैं, वन इज़ सस्पेंशन, सेकंड इज़ इमल्शन। इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि मोनोमर का वाटर इनसॉल्युबल होना और इनिशिएटर का वाटर सॉल्युबल होना। बस यहाँ पे फ़र्क CMC क्रिटिकल मिसैलिस कंसंट्रेशन का है। बिलो दैट इट विल बी सस्पेंशन एंड अबव दैट इट विल बी इमल्सिफिकेशन। सो इन दो टेक्निक्स के साथ हमारी 4 टेक्निक मुकम्मल हुई, सॉल्यूशन, बल्क, सस्पेंशन एंड इमल्सिफिकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो बकिया 3 टेक्निक्स हैं पॉलीमराइजेशन की, हम उनको स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।